ओके सो हम लोगों ने पिछले 2 चैप्टर पढ़े थे इससे पहले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। तो द फर्स्ट वन वाज एन इंट्रोडक्शन टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सेकेंड वन वाज क्लासिफिकेशन। अब हम जो मेन सब्जेक्ट है उस पे आ रहे हैं। सो दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपीटी ऑफ देम ऑल, जिसमें आपको बेसिकली पढ़ाया जाएगा कि मैनेजमेंट कैसे होता है बायोमेडिकल वेस्ट का। अब तक तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर ही देख रहे थे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट ये होता है, बायोमेडिकल वेस्ट का कैटेगरी ये होता है, इस बिन में रखा जाता है, उस बिन में रखा जाता है। बट गाइडलाइंस क्या है, व्हाट आर द गाइडलाइंस रिगार्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो अब हम वही पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर पीपीटी में। सो स्टार्ट करते हैं इसके हिसाब से। चैप्टर 3 है मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। सो कमिंग टू दिस, सो व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो हम लोगों को, मतलब हम लोग एज अ कॉमन सेंस जानते हैं कि वेस्ट को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन ये जो टर्म है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर इसके बारे में जो हमारी द पर्टिकुलर अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है, ये कहाँ से आया है। तो शुरुआत से ही मेडिकल वेस्ट तो काफी साल से ही, काफी अरसों से, जब से मेडिकल मेडिसिन प्रैक्टिस हो रहा है तब से जनरेट हो रहा है। लेकिन इसके रिगार्डिंग हम लोग कब से अवेयर होना स्टार्ट हुए हैं? सबसे पहली बात लेट 1980s, मतलब अराउंड 1986 1987। आपके आइटम्स सच एज यूज्ड सिरिंजेस वॉश्ड अपॉन सेवरल ईस्ट कोस्ट बीचेस ऑफ यूएसए। सो यूएसए का जो ईस्ट कोस्ट है, उसकी बीचेस पे कुछ आइटम्स है जैसे कि यूज सिरिंजेस, ये सब वॉशअप हो गया। तो 1980s का जो सेकंड हाफ है, मतलब लेट 1980s है, इस टाइम पे जनरली व्हाट हैपेंड कि इस टाइम पे आपका जो एचआईवी वायरस था वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे फैल रहा था। इट वाज डिस्कवर्ड एंड मेनी पीपल वर गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस एचआईवी वायरस, और बहुत ज्यादा आतंक फैला हुआ था इस टाइम पे 1980s में, लाइट 1980s में अमेरिका में। सो बेसिकली क्या हुआ था कि यूज सिरिंजेस से इट वाज प्रूवन दैट यूज सिरिंजेस या फिर यूज मेडिसिन या फिर ऐसी कोई चीज जिससे वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, उसकी वजह से आपका एचआईवी फैलता है। तो इसी कारण से जब देखा गया कि सेवरल, मतलब काफी सारे ईस्ट कोस्ट बीचेस पे आपका यूज सिरिंजेस आए हैं, वॉशअप हुए हैं, तो लोग बहुत कंसर्न हो गए थे एचआईवी और एचबीवी वायरस इन्फेक्शन की वजह से। तो इस वजह से आपका डेवलपमेंट हुआ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट लॉ इन यूएसए। लेकिन एज एज ऑफ सच हमको पता ही है कि वेस्टर्न में कुछ चीजें होती है वो पहले इंट्रोड्यूस होती है, और इंडिया में आने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज जस्ट इन कंपैरिजन दे आर अ मोर डेवलप्ड कंट्री देन अस। एंड वहाँ पे पहले ज्यादा डेवलपमेंट हुई, हमारे यहाँ पे थोड़ा लेट हुआ है। तो इस हिसाब से यही ये जो सिस्टम है कि हमारे यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट को भी मैनेज करना होता है, ये इंडिया में आते आते 1990s हो गए थे। तो इंडिया में ये सीरियसनेस हमने 1990s के बाद ही फेस किया। तो लेजिस्लेशन जो है कि अब ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो एक्ट है ये कब पास हुआ और इसके रूल्स क्या हैं, और जो रूल्स हैं तो फिर इसके गाइडलाइंस क्या हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1998 अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट was launched and amended later on many times. So सबसे पहली बार जब हम लोगों ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के हैंडलिंग के रूल्स आपके इंट्रोड्यूस किए तो वो 1998 में हुए थे। और इसका इसका प्रोविजन था आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। मतलब ये है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में एनफोर्स हुआ था, उसके अंडर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का और हैंडलिंग रूल का जो सिस्टम है वो 1998 में इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन इसके बाद उसको काफी बार चेंज किया गया है। तो विद कमिंग टाइम इसको बार बार अमेंड किया गया है, अमेंड करके चेंज करा गया है, ताकि जो नए टाइप के डिजीजेस हैं या फिर नए टाइप के, जो हमको ज्यादा ज्यादा पता चल रहा है कि किस चीज में कितनी ज्यादा टॉक्सिसिटी है, नए आपके रिसर्च हो रहा है, उसके बेसिस पे इसको अमेंड करा गया है। तो लास्ट अमेंडमेंट इसका जो हुआ है वो 2019 में हुआ है। वी विल लर्न अबाउट दैट। सो इन अकॉर्डिंग्स विद दीज रूल्स, it is the duty of every occupier, that is a person who has the control over the institution or its premises, to take all the steps to ensure that waste generated is handled without any adverse effect to human health and environment. तो इन रूल्स के हिसाब से बोला गया है कि जो भी, सिंपली अगर आई पुट कि कोई भी हॉस्पिटल का जो मालिक है, द वन हु इज इन रिस्पॉन्सिबल ऑफ टेकिंग द मैनेजमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल इन हिज ओन हैंड्स, जो खुद से इस चीज का मैनेजमेंट करता है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ऊपर दायित्व है इस चीज का, उसके ऊपर ये
ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो कोई हॉस्पिटल खोल रहा है, फिर ऐसा कोई भी फैसिलिटी उसके पास है जहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, तो ये उसके ऊपर है कि वो इन रूल्स को फॉलो करे और इन स्टेप्स को ले, ताकि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो किसी भी हानिकारक तरीके से ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को ना इफेक्ट करे, और उसको उसी तरीके से हम लोग कंट्रोल कर पाए। तो इन रूल्स को इसीलिए एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पार्ट इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, लास्ट अमेंडेड इन 2018, और ये 2019 में आपका दोबारा एनफोर्स हुआ था। तो ये दीज रूल्स अप्लाई टू ऑल पर्संस हु जनरेट, कलेक्ट, रिसीव, स्टोर, ट्रांसपोर्ट, ट्रीट, डिस्पोज और हैंडल बायोमेडिकल वेस्ट इन एनी फॉर्म. All institutions generating biomedical waste must take all steps to ensure that such waste is handled without any adverse effects to human health and the environment. तो ये जो पर्टिकुलर रूल्स हैं ये किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? तो सिंपली जहां से वेस्ट आ रहा है, जहां से जनरेशन हो रहा है वेस्ट का, वो जो लोग इसको कलेक्ट कर रहे हैं वो, जब कलेक्शन के बाद इसको ट्रांसपोर्ट करके या फिर कलेक्शन के बाद जहां पे इसको डिस्पोज किया जाएगा वहां से जो रिसीव कर रहा है वो, उसके बाद मे भी ऐसा हो सकता है कि सारा वेस्ट जो है वो इमीडिएटली ना डिस्पोज किया हो, वो स्टोर करा है कहीं पे, तो जहाँ पे स्टोरेज हो रहा है उन लोगों को भी, फिर स्टोरेज के बाद जहां से ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है और जहाँ पे जाके इसकी ट्रीटमेंट होगा वो लोग, ट्रांसपोर्टेशन के लोग, और जहाँ पे डिस्पोज हो रहा है फिर हैंडल हो रहा है। तो any person who comes within this whole part, ये जो generate, collect, receive, store, transport, treat, dispose और handle biomedical waste in any form, this is a very important part. तो आप जब भी आंसर लिखोगे बाद में, तो you have to remember this part, because you must not leave any of this, the generate, collect, receive, store, transport, treat, dispose और handle. ये वाला पार्ट जब आप आंसर में लिखोगे तो it's very important that you mention all of these points, because ये वाला सबसे बेसिक आपका क्राइटेरिया है फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग. सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है अमेंडमेंट्स कब हुए थे. तो 2000 सबसे पहला जो 1998 में हुआ था, उसके बाद 2016 में अमेंडमेंट हुआ था, सेकंड लास्ट टाइम, और लास्ट जो अभी हमारे नए रूल्स हैं वो 2018 में एस्टैब्लिश हुए हैं. तो अकॉर्डिंग टू 2018 रूल्स, biomedical waste management rules 2016 rules have been amended to improve compliance and strengthen the implementation of environmentally sound management of biomedical waste in India. इसका मतलब ये बोला गया है 2016 तक के जो रूल्स हैं उसके ऊपर 2018 रूल्स में क्या अमेंडमेंट किया गया है. तो अमेंडमेंट में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं वैसे. The amended rules stipulate that generators of biomedical waste such as hospitals, nursing homes, clinics and dispensary etc. will not use chlorinated plastic bags and gloves beyond March 27, 2019 in medical applications to save the environment. So अभी फिलहाल यहाँ पे जो पर्टिकुलर रूल्स हैं वो मैंने यहाँ पे डिटेल्स में दिए नहीं हुए हैं. रूल्स मैं आपको भेज दूंगा जिसमें आपको सिर्फ रूल्स में क्या क्या थे वो पढ़ने हैं. तो अमेंडमेंट के हिसाब से जब आप 2018 और 16 में डिफरेंस करोगे तो 16 में डिफरेंस यही था कि एक डेट दी गई थी जिस टाइम पे उनको बोला गया था कि क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स और ग्लव्स अब से ना यूज किया जाए. 2019 तक इसको एनफोर्स करने के लिए बोला गया था. और ब्लड बैग्स हैव बीन एक्सेम्प्टेड फॉर फेज आउट एज पर द अमेंडेड बीएमडब्ल्यू रूल्स 2018. तो ये जो क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स और ग्लव्स में से ब्लड बैग्स को एग्जेम्प्ट किया गया, मतलब ब्लड बैग्स आप रख सकते हो, लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हैं जिसमें क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स एंड ग्लव्स हैं उसको 2019 के बाद आप ना यूज करें, बिकॉज इट्स हार्मफुली अफेक्टिंग द एनवायरमेंट. तो ये अमेंडमेंट है लास्ट 2018 के हिसाब से. 1998 के 2016 के रूल्स में आपको अलग से भेज दूंगा इस पीडीएफ में, बाद में आप पढ़ोगे उसमें से. तो salient features of biomedical waste management amendment 2018. So biomedical waste generator ये हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी. All healthcare facilities shall make available the annual report on its website within a period of 2 years from the date of publication of the biomedical waste management rules 2018. तो जिस दिन ये waste management रूल्स जो हैं 2018 में पब्लिश हुए थे, तो सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बोला गया था कि 2 साल के अंदर आप अपना एनुअल रिपोर्ट जनरेट कीजिए और बताइए कि आपने कितना वेस्ट जनरेट किया, कितना वेस्ट आपने डिस्पोज किया या फिर कितना आपने ट्रीटमेंट किया. इसके सारे स्टैटिस्टिक्स उनको 2 साल के अंदर चाहिए ही चाहिए. Operators of common biomedical waste treatment and disposal facilities shall establish barcoding and global positioning system, that is GPS, for handling of biomedical waste in accordance with guidelines issued by the Central Pollution Control Board CPCB by March 27, 2019. तो ये चीज भी इनको बोली गई थी कि आप जो भी सिस्टम
यूज कर रहे हो उसमें बार कोडिंग और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दैट इज जीपीएस को आप इंक्लूड करो, ताकि सक्सेसफुली इसको ट्रैक करा जा सके कि कौन सा वेस्ट कहाँ पे गया है, या फिर कौन सा वेस्ट कहाँ पे डिस्पोज हुआ है, या फिर वो वेस्ट एक्चुअली डिस्पोज हुआ है कि नहीं, उसके लिए बार कोडिंग, ताकि सब वेस्ट जो जितना भी है, जो कंटेनर्स एंड ऑल है, उस पर एक यूनिक कोडिंग रहे, जिसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करा जा सके कि अगर आपने वेस्ट डिस्पोज किया है या फिर स्टोर किया है तो वो वहां से कहाँ जा रहा है और एक्चुअली जा रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से ये सारे गाइडलाइंस उन लोगों को स्टैब्लिश किए थे और बोला था कि आप लोग फॉलो कीजिएगा। The state pollution control boards, pollution control committees have to compile, review, and analyze the information received and send this information to the Central Pollution Control Board in a new form, Form 4A, which seeks detailed information regarding district-wise biomedical waste generation, information on healthcare facilities, having captive treatment facilities, information on common biomedical waste treatment and disposal facilities. So जो स्टेट कंट्रोल बोर्ड्स हैं और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटीज हैं हर स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में, उन लोगों को बोला गया था कि ये जितना भी आपका इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको रिव्यू करना है, कंपाइल करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज करके ये सारा इंफॉर्मेशन आपको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सबमिट करना है, और नया फॉर्म जो है वो फॉर्म 4A है, इसको फिल करके आपको फॉर्म को सबमिट करना है, ताकि डिस्ट्रिक्ट वाइज बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन जो हो रही है उसको ट्रैक करा जा सके, और कितना हो रहा है इसका एक आइडिया कर सके हम लोग। तो every occupier, that is a person having administrative control over the institution and the premises generating biomedical waste, shall pre-treat the laboratory waste, microbiological waste, blood samples and blood bags through disinfection or sterilization on site in the manner as described by the World Health Organization or guidelines on safe management of waste from healthcare activities and WHO Blue Book 2014, and then sent to the common biomedical waste treatment facility for final disposal. तो ये बोला गया है कि आप सीधा सीधा ही कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट है वहां पे नहीं भेज सकते। आपको जो लेबोरेटरी वेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है, ब्लड सैंपल्स है, ब्लड बैग्स है, जिसके थ्रू आपका काफी इन्फेक्शन फैल सकता है, उसको आप प्री ट्रीट करोगे अपने ही फैसिलिटी में। उसको कहीं पे भी बाहर अचानक से आप नहीं भेज सकते, पहले अपनी फैसिलिटीज में खुद ट्रीटमेंट उसको करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस, स्टेरिलाइजेशन करनी पड़ेगी, डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में इसको भेज सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप ये मत सोचिए कि आपने वेस्ट जनरेट करके स्टोर कर दिया है, इसका मतलब आपके ऊपर से दायित्व चला गया, अब आप कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में आपने फेंक दिया उसको कि आप उनका संभाले, ऐसा नहीं है। जो आपको लगता है कि जिसमें से इन्फेक्शन फैल सकता है, लेबोरेटरी में से माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है, इसमें से पहले आपको खुद इसका प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ताकि जितना आप अपनी तरफ से कर सको WHO के हिसाब से आपको करोगे, और उसके बाद आप कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट वहां पर फैसिलिटीज में इसको दोगे। नेक्स्ट पार्ट इज जो बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल साइकिल है वो किस तरीके से होता है, चलता है। तो सबसे पहली बात है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है वेस्ट जनरेटर। तो वेस्ट जनरेटर जो है वो है हॉस्पिटल्स में से वेस्ट जनरेट हो रहा है, यहाँ से ये जाता है कॉमन फैसिलिटी में। कॉमन फैसिलिटीज जो है मतलब एक ऐसी कॉमन जगह जहाँ पे वेस्ट का ट्रीटमेंट होता है, डिस्पोजल होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वेस्ट जनरेटर जो हॉस्पिटल्स है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेस्ट को, और जो वेस्ट को ट्रीट करना है वो ट्रीटमेंट होता है, जो डिस्पोजल होता है वो डिस्पोजल होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि जरूरी नहीं है कि ये ट्रीटमेंट डिस्पोजल यहाँ लिखा है तो सारा सब कुछ ही कॉमन फैसिलिटी में जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स पहले हॉस्पिटल अपने यहाँ पे ही प्री ट्रीट करेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है वो ट्रीटमेंट डिस्पोजल जाएगा कॉमन फैसिलिटी में। कॉमन फैसिलिटी में जाने के बाद अकॉर्डिंग टू द BMW रूल, उसके हिसाब से इनको इस चीज को डिस्पोजल करना पड़ेगा, और जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, दैट कुड बी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर जो भी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है उसके थ्रू। तो ये एक साइकिल चलता है जिसके बेसिस पे लेजिस्लेशन जो है, रूल्स जो है उसको फॉलो किया जाता है, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी उसको इम्प्लीमेंट करता है, वेस्ट जनरेशन हॉस्पिटल उसको फॉलो करता है, और कॉमन फैसिलिटी में अल्टीमेटली उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो it's a cycle which continues accordingly, which is codependent. All the 4 points are codependent upon each other and act accordingly. Next part, इसका फ्लो चार्ट कैसे होता है। तो हम नॉर्मली इससे पहले हमने देखा था कि हम लोग पढ़ ही रहे थे कि किस तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ से वहां जाता है, कहाँ जाता है। इससे पहले वाले PPT हमने पढ़ा था कि सोर्सेस कहाँ है या फिर अल्टीमेटली वो कहाँ एंड अप होते हैं। तो इसका जो एक फ्लो चार्ट है उसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इसका ये है कि पहला जो जनरेटर है हॉस्पिटल, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो जो वेस्ट वाटर है
वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। ईटीपी इज इक्वल्स टू एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जनरली वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि हमको पता है कि वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के बाद दोबारा रीयूज करा जा सकता है उसको, एटलीस्ट इवन इफ इट्स नॉट ड्रिंकिंग वाटर बट अदर पर्पजेस में हम लोग उसको ट्रीटमेंट करके यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई वेस्ट वाटर का फ्लो चार्ट अलग है और सेग्रीगेशन का दूसरा वेस्ट का अलग है, क्योंकि वेस्ट वाटर एक सेपरेट तरीके से ही जाता है और डायरेक्टली आपका जाके ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट होकर देन यूज होता है। नाउ कमिंग टू द नॉर्मल बायोलॉजिकल वेस्ट एंड अदर टाइप ऑफ वेस्ट, दैट इज जो मेन टाइप है उसमें है इन हाउस सेग्रीगेशन। तो पहले जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि इन हाउस मतलब इन हाउस सेग्रीगेशन मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले इसकी कलेक्शन की जाती है, देन सेग्रीगेशन पैकिंग इन कलर कोडेड पॉली बैग्स। इससे पहले जो पिछला पीपीटी था, इफ यू सी दैट, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सा वेस्ट येलो कलर के बैग में जाएगा, कौन सा वेस्ट ब्लैक कलर के बैग में जाएगा, कौन सा ट्रांसपेरेंट में जाएगा, कौन सा पंचर फ्री में जाएगा। तो दिस इज सेग्रीगेशन पैकिंग अकॉर्डिंग टू कलर कोडेड पॉली बैग। सो अल्टीमेटली ये सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई गलत वेस्ट किसी गलत बैग में चला गया, तो अगर आपने कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल नॉर्मल जगह पे डिस्पोज कर दिया तो दैट इज टू मच हार्मफुल। सो ये कलर कोडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट ऑफ सेग्रीगेशन वहीं पे आता है। आपने गलत बैग में नीडल्स रख दिए, गलत बैग में सिरिंजेस रख दिए और किसी को चुभ गया, दैट कुड कॉज मेजर इन्फेक्शन। सो पहला कलेक्शन देन सेग्रीगेशन। उसके बाद है कॉमन स्टोरेज पॉइंट एट हॉस्पिटल्स। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेस्ट दैट यू हैव, देयर विल बी अ कॉमन स्टोरेज पॉइंट जहां पे आप इनको सबको स्टोर करोगे। स्टोर करने के बाद यहाँ से इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा अप्रूव्ड स्पेशल व्हीकल। तो कोई भी नॉर्मल ऐसी ट्रक उठा लिया और उसका उसके बेसिस पे उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो ऐसा करना इज नॉट ओके, बिकॉज जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका बहुत ही सेंसिटिव तरीके से ले जाना पड़ता है और स्पेशल, ताकि वहां से कोई लीकेज ना हो, ताकि आसपास, क्योंकि जब वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो मे बी पब्लिक एरिया से ही जा रहा है, तो पब्लिक एरिया में ऐसा ना हो कि लीकेज के कारण से या फिर उस चीज के गिरे रहने के कारण से किसी को इन्फेक्शन हो जाए। तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स होते हैं जो कि सिर्फ इसी काम से ही होते हैं, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन हो भी जाता है उसके बाद भी रेसिड्यू उसमें बच जाता है, तो वो अगर कोई भी और दूसरे कॉमन काम के लिए काम किसी और कॉमन काम के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाएगा, तो दैट कुड कॉज ऑल्सो इन्फेक्शन। सो दैट्स वाई सिर्फ जो व्हीकल बायोमेडिकल वेस्ट ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो वही करेगा, और कोई कॉमन काम के लिए उसको नहीं यूज किया जाएगा। गार्बेज डिस्पोजेबल ट्रक विल बी ओनली बी यूज फॉर गार्बेज डिस्पोजल, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद है अनलोडिंग एंड टेम्पररी स्टोरेज, CBWTF। सो व्हाट इज CBWTF? सो CBWTF जो है वो आपका, जो हमने पहले वाले इसमें पढ़ा था, वो है कॉमन फैसिलिटी। कॉमन फैसिलिटी का फुल फॉर्म जो है उस पर इसमें है कॉमन बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। मतलब ये है कि जहाँ पे सारा वेस्ट एक साथ इकट्ठा होता है वहीं पे अनलोडिंग होगी और वहीं पे टेम्पररी स्टोरेज होगा फॉर द टाइम बिंग। अब इसके बाद दो तरीके ट्रीटमेंट है। वन इज इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, दैट इज इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग एंड श्रेडिंग। इंसिनरेशन पिछली बार हमने पढ़ाया था, उसको जला दिया जाएगा हाई टेम्परेचर पे ताकि इट गेट्स रिड्यूस टू एश एंड देन उसको डिस्पोजल किया जाएगा। ऑटोक्लेविंग में थ्रू स्टीम वी आर cleaning it in such a way so that it can be recycled again. Normally इसका काम होता है spoons, knives और scalpels, those type of things, container that can be used again, जिसको फेंकने से कोई फायदा नहीं है, उसमें ऑटोक्लेविंग की जाती है। स्टीम के थ्रू उसको स्टीम के थ्रू गर्म पानी के थ्रू एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर नॉर्मली उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है, और ताकि उसमें से जितने भी जर्म्स है वो किल हो जाए, देन साफ करके उसको दोबारा रिसाइकल किया जाता है। और श्रेडिंग का मतलब सिंपल है, या तो तोड़ देना या फिर फाड़ देना। तो अगर पेपर बेस्ड कुछ है या फिर आपका पॉलीथीन बेस्ड कुछ है तो उसको फाड़ के लैंडफिल में दे देना ताकि वो वहां पे जाके वो डिस्पोज हो। या फिर अगर आपका कुछ ब्रेकेबल चीज है जैसे सिरिंजेस हैं या फिर आपका नीडल्स हैं, उसको तोड़ के देन डिस्पोज करना। जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो यहाँ से सेग्रीगेट होने के बाद डिस्पोजल में आते हैं। जो रिसाइकल कर सकते हैं उसका रिसाइकल होता है, जिसको लैंडफिल में देना पड़ता है उसको लैंड। तो नॉर्मली इंसिनरेशन के बाद ऐश जनरेट होगा, वो ऐश है वो लैंडफिल में आपका लैंडफिल में हम लोग वापस करेंगे उसको डिस्पोज, और अगर अदरवाइज जो है उसको यूज कर सकते हैं दोबारा स्टेरलाइज करने के बाद, दैट विल बी। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज सेग्रीगेशन एट सोर्स एंड वेस्ट रिडक्शन। तो जितना भी हम कोशिश करते हैं कि जो वेस्ट है उसको कम से कम कर सके, और जितना भी सेग्रीगेशन है वो सोर्स पे ही करें ताकि बाद में जाके हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। शुरुआत में हम अलग कर देंगे चीजों को ताकि वो सेपरेट हो के अपने हिसाब से जाके डिस्पोजल सिस्टम के हिसाब से वो डिस्पोज किया जा सके।
नेक्स्ट पार्ट इज कोऑर्डिनेशन। तो एक हॉस्पिटल जो है वो नॉर्मली, सिंपली पुट, उसको सिर्फ अपने हिसाब से बायोमेडिकल रूल्स, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो कर नहीं पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंडर उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, जिसके जिसके बेसिस, जिससे उनको कोई सेंसिटिव अगर वेस्ट है तो उसके बारे में जो गाइडलाइंस है या फिर जो उनसे एडवाइस है वो लेनी पड़ती है। तो इसमें ये सारी चीजें हैं, जिसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो तो कोऑर्डिनेशन अमंग इट्स ओन हॉस्पिटल स्टाफ विद इन द प्रेमिसेस। तो बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज करने से पहले जितना भी स्टाफ है हॉस्पिटल में, पहले तो वो कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो जो वेस्ट है उसको वो बिन तक, या फिर जो आपका गार्बेज बिन है या फिर रिसाइकल बिन है, वहां तक पहुंचाएगा कौन? अगर ऐसे ही हम लोग कॉरिडोर्स में फेंक के रखेंगे तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर सेग्रीगेशन। तो जो पहला पार्ट है विच इज रिगार्डिंग, जो पहला पार्ट है जो होना चाहिए वो ये है कि जो भी हॉस्पिटल में है उनको खुद इस चीज में कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए कि जो भी जितना भी वेस्ट उनको दिख रहा है वो खुद उस चीज को सेग्रीगेट करें। वेट वेस्ट है तो वेट जगह पे रखें, सॉलिड वेस्ट है या फिर ड्राई वेस्ट है तो ड्राई बिन्स पे रखें। तो इट्स नॉट ऑल ऑल्सो अबाउट द हॉस्पिटल स्टाफ बट ऑल्सो द पेशेंट्स दैट आर गोइंग देयर, उनको भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इफेक्ट भी उन्हीं को ही पड़ेगा अगर वहां से कुछ फैल जाती हैं चीजें। इसके बाद आता है एमसीडी। एमसीडी यहाँ पे जो डी है इट्स एक्चुअली अबाउट दिल्ली। नॉर्मली दिस इज जस्ट दिस पॉइंट इज एक्चुअली द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। एमसी मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो कोऑर्डिनेशन करने के बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के गाइडलाइंस है और कोऑर्डिनेशन है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है कि कहाँ पे डिस्पोजल हो सकता है, कहाँ पे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में आता है। तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो काउंसिल के अंदर आएगा इसके हिसाब से। फिर बीएमडब्ल्यू ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसके हिसाब से होगा। तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बेसिस पे वो इस चीज को करेंगे। उसके बाद और भी होते हैं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट वो हैं जो बता पाएंगे कि एक्चुअली आपका जो पर्टिकुलर वेस्ट है वो कितना हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए बेसिकली। तो उसके हिसाब से आपको कभी कभार कुछ टाइप के वेस्ट होते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव है या फिर बहुत ही हाईली हैजार्डस है या फिर बहुत इन्फेक्शियस है, वायरस रिलेटेड है। तो अल्टीमेटली एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट विल गिव यू एडवाइस ऑन दैट। यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद देम कि अभी करेंटली जो वेस्ट जनरेशन है वो कितना एफिशिएंट हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसी कोई चीज तो नहीं है जिसको इस अलग तरीके से हम लोग को करना पड़ता है। शेयरिंग फैसिलिटीज हैं, जैसे कोई भी फैसिलिटीज है जो हॉस्पिटल के साथ इंक्लूडेड है उनमें आ जाता है। कॉमन फैसिलिटी ओनर, अगर एक हॉस्पिटल है उसके साथ कोई लैब है तो कोई भी जो कॉमन फैसिलिटी ओनर है उसके साथ, मान लीजिए ये हॉस्पिटल के साथ इनका कोई और ब्रांच है तो कॉमन फैसिलिटी ओनर उसमें आ जाता है, जो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर आपका कोऑर्डिनेशन करता है। अल्टीमेटली स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भूमिका सबसे ऊपर होगी, क्योंकि अल्टीमेटली पॉल्यूशन कंट्रोल वही देखेगा, वही हॉस्पिटल्स को इन चेक रखेगा कि आप लोग ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हो कि नहीं, ठीक से डिस्पोजल करो। तो वो सबसे ऊपर रहेंगी इस सब चीजों में। तो ये घुमा के सारा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कमिंग टू दैट इज ऑर्गेनाइजिंग जो है। तो इसके अंदर जो बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट कमेटी होती है वो कैसी होती है? तो बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट कमेटी एक हॉस्पिटल में रहती है, सबसे ऊपर रहते हैं एमएस, या फिर चेयरमैन मेडिकल। एमएस इज इक्वल्स टू मेडिकल सुपरिटेंडेंट। सो हम सभी को पता है जिन्होंने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करी है, अल्टीमेटली सबसे ऊपर पोस्ट पे वही रहते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं इसमें। तो अल्टीमेटली इनके अंडर चार टाइप के लोग हैं। जो सबसे पहले तो ऑल एचओडीज मेंबर्स, मतलब ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जितने भी ऑन्कोलॉजी हो या फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स है टोटल हॉस्पिटल में से 23 है, 34 है, 35 है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वॉट एवर टाइप ऑफ हॉस्पिटल इज देयर, एवरी एचओडी रिपोर्ट्स टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिगार्डिंग दिस थिंग। तो ये मैनेजमेंट कमिटी स्टार्ट्स विद द एमएस एट द हेड एंड देन एचओडी मेंबर्स अंडर हिम। इसके अलावा ऑफिसर आईसी, ऑफिसर इंचार्ज बीएमडब्ल्यू। तो ऑफिसर इंचार्ज एक रहता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसका काम सिर्फ यही है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं, वो सिर्फ यही संभालता है, नॉट एनी अदर थिंग। इसके बाद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सिस्टर्स ऑफ सिस्टर इन चार्ज ऑफ वार्ड्स एंड नर्सिंग ऑफिसर्स। तो ये नर्सिंग डिपार्टमेंट में आ जाता है, क्योंकि एचओडी मेंबर्स जो हैं वो दूसरे टाइप का देखेंगे। नर्सिंग फैसिलिटीज के अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उनके हिसाब से वो रिपोर्ट करेंगे मेडिकल सुपरिटेंडेंट को। और इसके अलावा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, इंचार्ज ऑफ सैनिटेशन, सैनिटेशन सपोर्ट और सैनिटेशन स्टाफ। तो अल्टीमेटली ये लोग तो वेस्ट जनरेट करेंगे, लेकिन इन्फेक्शन कंट्रोल जो कर रहा है, सैनिटेशन जो देख रहा है, सपोर्ट जो दे रहा है, और स्टाफ जो है अल्टीमेटली सैनिटेशन का,
दे ऑल्सो रिपोर्ट। तो अल्टीमेटली ये चारों जो नीचे वाले पार्ट हैं ये ऑल रिपोर्ट टू द एमएस एंड दे कोऑर्डिनेट अमॉन्ग ईच अदर। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए एक भी नर्स है जो वो कोऑर्डिनेट करेगी इन्फेक्शन कंट्रोल के साथ, बोलेगी कि इस चीज से इन्फेक्शन फैल सकता है तो प्लीज आप इस चीज को उठा के ले जाइए यहाँ से, वरना इन्फेक्शन फैल जाएगा। सैनिटेशन में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी रिगार्डिंग दिस एंड एवरीथिंग। तो इस तरीके से ये है। तो फंक्शंस अल्टीमेटली बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के हैं। तो इंश्योरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीएमडब्ल्यू गाइडलाइंस इन द हॉस्पिटल। सबसे पहला जो कमिटी, ये जो कमिटी है बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट कमिटी, इसके फंक्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो सिंपल आपका पता ही होगा कि पूरा सोच समझ के जितना भी बीएमडब्ल्यू गाइडलाइंस है, दैट इज बीएमडब्ल्यू जो रूल बुक हमने पढ़ी 2018 के हिसाब से, जितने भी गाइडलाइंस हैं वो सारे ठीक से इम्प्लीमेंट हो ये देखना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन विद वेरियस एजेंसीज, एजेंसीज जो हैं जो बैक करता हूं मैं, यहाँ पे एजेंसीज हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, शेयरिंग फैसिलिटीज, कॉमन फैसिलिटी ओनर, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और हॉस्पिटल प्रेमिसेस के स्टाफ जो हैं। तो इन सबको मिला के ये वेरियस एजेंसीज बनती हैं। तो जो कमिटी है हॉस्पिटल की, दैट इज इन चार्ज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, दे हैव टू coordinate with all of these agency to ensure that the waste management is done properly. Investigations of all accidents in handling waste. तो ये पहली बात तो ये तो इम्पॉसिबल ही है कि सारी चीजें एक साथ सब टाइम पे ठीक से ही हो। तो अल्टीमेटली गलतियां हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और ये भी होता है कि कभी कभार जो वेस्ट जहाँ पे जाना चाहिए वहां नहीं जाता है, या फिर गलत जगह पे स्टोर हो जाता है, या फिर लीकेज हो जाती है। तो दिस माइट कॉज एक्सीडेंट्स। और अगर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो उसका कॉज क्या है, लापरवाही है कि कोई एक्सटर्नल इशू है, किसी ने जानबूझ के करा है, somebody is playing foul, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ता है बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट कम्युनिटी को ही। क्योंकि आई कांट स्ट्रेस इट इनफ कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स, क्योंकि इन्फेक्शन फैलेगा इतनी बुरी तरह अगर आप नहीं कंट्रोल करोगे इसको। तो अगर किसी हॉस्पिटल में बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं फैल रहा है तो दैट इज ऑन द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमिटी एंड द पीपल वर्किंग अंडर देम कि उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करके रखा है। क्योंकि इफ दे डोंट, देन देर इज अ हाई चांस कि ये चीज फैलेगी बहुत बुरी तरह। रेंडरिंग ट्रेनिंग टू ऑफिसर्स एंड स्टाफ। तो अल्टीमेटली इससे पहले हमने जो देखा था, इसमें जो स्टाफ है, इसमें जो लोग काम करेंगे, मान लीजिए सैनिटेशन स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, या फिर जो भी स्टाफ है इसके अंदर, उन लोगों को, हर लोगों को समझाना पड़ेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे के समझाना पड़ेगा कि ये चीज यहाँ जाएगी, ये चीज वहां जाएगी। अगर आप येलो वाली चीज को रेड में रखोगे, रेड वाले बिन को अगर ब्लैक में रखोगे तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सारा गाइडलाइंस उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी को ट्रेनिंग प्रॉपरली दे और उनको समझा के इस चीज को से वाकिफ करे कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या क्या चीज आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट इज रेंडरिंग ensuring immunization and safety guidelines. सो जब भी कोई वायरस या कुछ फैलता है, तो जैसे कोविड वैक्सीनेशन जो है, तो सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को ही दिया गया था और ओल्ड एज पीपल को दिया गया था। तो अल्टीमेटली ये जो कोई भी अगर वेस्ट की वजह से या फिर कोई भी अगर आसपास कोई पैंडेमिक फैल रहा है, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी का भी काम है कि उसके खिलाफ इम्यूनाइजेशन और सेफ्टी गाइडलाइंस वो लोग इन्फोर्स करें और सभी को बताएं कि ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, ड्यूरिंग अ आउटब्रेक ड्यू टू अ बायोमेडिकल वेस्ट इन्फेक्शन और समथिंग लाइक दैट। तो ये काम भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी के अंदर ही आता है। procurement, functioning and maintenance of various equipments, incinerator, autoclave, microwave and shredder। तो जितना भी ट्रीटमेंट का सिस्टम है जो कि यूज होता है, इक्विपमेंट यूज होते हैं एक हॉस्पिटल में, दैट इज मोस्टली जो हम लोगों ने तभी शुरुआत से ही पढ़े आ रहा है कि 4 टाइप की चीजें हैं: इंसिनरेटर, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव एंड श्रेडर। तो ये चीज सिर्फ हॉस्पिटल में अपने आप तो आनी जाएगी। तो ये कहाँ से लाई जाएगी, कौन से ब्रांड का लिया जाएगा, या फिर कौन से कितने पावर का, या फिर जो भी है इसका प्रोक्योरमेंट और फंक्शनिंग और इसका मेंटेनेंस, ये बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट कमेटी के अंदर ही आता है।
वो लोग गाइडलाइंस बता देते हैं कि आप लोग इस तरीके से इस चीज को फॉलो कीजिए और इस तरीके से इसको मेंटेन कीजिए, अगर नहीं मेंटेन किया जाएगा तो ये खराब हो जाएंगी। तो जितना भी स्टाफ है जो मैनुअली ऑपरेट करता है इनको या ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट करता है, तो उनको टाइमिंग्स वगैरह बता दी जाती है कि इतने टाइम तक ही इनको चलाना है, इतना टेम्परेचर ही मेंटेन करना है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर उसको ठीक से ना यूज किया जाएगा तो या तो स्टेरिलाइजेशन ठीक से नहीं होगी, या फिर हो सकता है वो ओवर हीट होके या फिर और डैमेज कर दे, या फिर मे बी एक्सप्लोड हो जाए, या फिर मे बी हो सकता है उससे उससे और ज्यादा इन्फेक्शन फैल जाए। मॉनिटरिंग ऑफ सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल, तो ऑब्वियसली ये तो आएगा ही कि जब भी बीएमडब्ल्यू गाइडलाइंस तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट था कि फॉलो कर ही दिया, तो इसके बाद जब हम लोगों ने वेस्ट को फेंक दिया है उसके बाद क्या है, तो उसके बाद सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल बाकी है। तो ये पूरा ही जो प्रोसीजर है उनके अंडर जो लोग काम करते हैं, जो कि हम लोगों ने हायरार्की देखी थी, दैट इज एचओडी मेंबर्स, ऑफिसर्स, सुपरिटेंडेंट्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, सिस्टर्स ऑफ इंचार्ज वार्ड्स और सैनिटरी स्टाफ जो है, इन लोगों को समझा के बोल के देखना पड़ेगा कि ये लोग ठीक से सेग्रीगेट कर रहे हैं कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं कि नहीं, डिस्पोजल कर रहे हैं कि नहीं। नॉर्मली जिन्होंने जिन्होंने क्वालिटी में ट्रेनिंग करी है उन लोगों को पता होगा कि ये सारे गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं और दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्वालिटी। रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग टू स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पहले 2018 के गाइडलाइंस में पढ़ा था कि बोला गया है कि 2019 से लेके 2 साल के अंदर सारा ही जितना भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसको ठीक से रिपोर्ट करके, ठीक से कंपाइल करके भेजना, ताकि जो भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको पता रहे कितना बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है और कितना उनको कंट्रोल करना है, इस चीज को किस तरीके से डिस्पोज करना है। ये सारा रिकॉर्ड कीपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंगली। और इसके अलावा आपका इसको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बताना भी पड़ेगा और वो लोग ही इस चीज को मॉनिटर करेंगे कि ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इसके फंक्शंस खत्म होते हैं। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन का ये सिंपल चार्ट है। बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट में 3 चीजें आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल और सेग्रीगेशन। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जस्ट दिस इज फॉर रिकैप्चुलेशन ऑफ दिस पार्ट, जस्ट फॉर दैट। ओके, सो अभी फिलहाल टेक अ मिनट 10 minutes ऑफ ब्रेक, देन वी विल कंटिन्यू विद दिस अगेन। और सेग्रीगेशन के बाद ये वाला पार्ट है मेजर कैटेगरी कलेक्शन और मैनेजमेंट कैसे होता है, देन वी विल कंटिन्यू विद दिस। तो आप और थोड़ा 10 minutes का ब्रेक लीजिए, आई विल कंटिन्यू अगेन विद 7:50। ओके, एवरीवन प्रेजेंट? Okay, sir. Yeah, take a minute, 10 minutes break, we will continue from 7:50 again. Okay. Okay. हाँ, उसमें दोबारा हम लोग इस चीज को लेबल करते हैं ताकि पता चले कि उसमें क्या है। अब लेबलिंग के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, वो मैं उस पर आ रहा हूँ। और लास्ट पार्ट है होल्डिंग। होल्डिंग है मतलब वो उसको कहाँ पे रखेंगे। तो सेग्रीगेशन टू बी डन एट द साइट ऑफ जनरेशन, responsibility of proper segregation lies with generator of BMW. Segregation to be done as per category strictly as per BMW rule. सबसे पहली बात है सेग्रीगेशन है, जो सेपरेशन जिसको बोलते हैं, वो बोला गया है कि जहां पे जनरेट हो रहा है वेस्ट उसी जगह पे कर लेने के लिए। सेकेंड पार्ट इज कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रॉपर सेग्रीगेशन की, दैट लाइज विद द जनरेटर ऑफ द बीएमडब्ल्यू इटसेल्फ, मतलब जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट कर रहा है उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ठीक से सेग्रीगेशन करने की। और कोई आके इसको अलग नहीं करके देगा बाद में, आप पहले से इसको अलग करके रखोगे, उसके बाद से इसका ये होगा। और नेक्स्ट पार्ट इज सेग्रीगेशन कैन बी डन, सेग्रीगेशन टू बी डन एज पर कैटेगरी स्ट्रिक्टली एज पर बीएमडब्ल्यू रूल। अगर आपने बीएमडब्ल्यू रूल को फॉलो नहीं किया तो गलत चीज गलत जगह सेग्रीगेट हो जाएगी, जिसके बेसिस पे हो सकता है कि उसको गलत जगह डिस्पोज किया जाए या फिर गलत तरीके से डिस्पोज कर दिया जाए, विच कुड बी हार्मफुल। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, तो ये जो बायोमेडिकल वेस्ट का शेड्यूल है एज पर डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड, ये हमने पिछली बार भी देखा था।
तो इसमें ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये दोबारा यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है ताकि आप लोगों को दोबारा इसको एक बार जब आप ये पीपीटी पढ़ोगे तो आपको याद आ जाए कि कौन सी चीज में क्या करना था हम लोगों को। तो मैं इस चीज पे दोबारा डिटेल्स में जा नहीं रहा हूँ, ये पढ़ने के लिए है कि कौन सा चीज किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से डिस्पोज होता है। तो कमिंग टू द पार्ट सीधा कि कैटेगरी कैसे है कलेक्शन की, इसको किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, कौन सा वेस्ट कहाँ जाता है, वो दोबारा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गुड BMWM प्रैक्टिस बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं 3 Rs के बारे में। रिड्यूस मतलब है रिडक्शन ऑफ द वेस्ट। रियूज है उसको दोबारा यूज कीजिएगा, जैसे प्लास्टिक बॉटल है तो आपको दोबारा उस चीज को यूज करना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला। और रिसाइकल है कि अगर कोई चीज है उसको दोबारा उसका फॉर्म चेंज करके हम लोग उस चीज को यूज करें। तो इसमें हो गया कि कौन सा वेस्ट अब कैसे जाता है। तो सबसे पहला है इंसिनरेबल वेस्ट, दैट इज येलो। तो येलो प्लास्टिक कंटेनर में जाएगा आपका इंसिनरेबल वेस्ट, मतलब जिसको हम लोगों को जलाना पड़ेगा। आप लोगों को सबको ये डायग्राम विजिबल है कि मैं थोड़ा जूम इन करूं? It is visible. विजिबल है? जो लिखा है यहाँ पे छोटा करके, प्लेसेंटा, बायोलॉजिक पैथोलॉजिकल वेस्ट एंड बॉडी पार्ट्स, ये विजिबल आ रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो जो येलो येलो बैग है इसमें जनरली आपका इंसिनरेबल वेस्ट वो है जिसको जलाना पड़ेगा हम लोगों को, बिकॉज बिना जलाए ये चीज डिसइंफेक्ट नहीं की जा सकती है। तो उसकी वजह से हम लोग इसको येलो में रखते हैं। येलो रखने के बाद इसका डीप बरियल किया जाता है बाद में, या इसको जलाने के बाद इसका जो ऐश है उसको डीप बरियल किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑटोक्लेव माइक्रोवेव, रेड और ब्लू बैग। तो जो रेड या ब्लू बैग है उसमें हम लोग ये ऐसी चीज रखते हैं जो कि ऑटोक्लेव करने के लिए हम लोगों को भेजेंगे या फिर माइक्रोवेव करने के लिए भेजेंगे, मतलब उसका मे बी रीयूज होगा, उसका हम लोग स्टेरिलाइजेशन करके मे बी उसको दोबारा यूज करेंगे। इसलिए शार्प्स, तो शार्प्स के लिए स्पेशल कंटेनर्स होते हैं। स्पेशल कंटेनर्स का मतलब यही है कि उसमें हम लोगों को ऐसा कंटेनर यूज करना पड़ेगा जो कि मतलब वो चुभ के उसके आर पार ना जा पाए। मतलब ये होता है जैसे हम लोग जो भी शार्प चीज होती है उसको, जैसे कोई भी जगह जो होती है वो कट जाती है, छिल जाती है, तो अगर हम ऐसा कोई कंटेनर यूज करेंगे जिसका जो मटेरियल है वो पतला है तो अंदर की कोई भी शार्प चीज को काट देगी, इसलिए उसके लिए स्पेशल कंटेनर यूज करना पड़ेगा ताकि वो आर पार ना जा सके और वहां से आर पार जाके किसी और को इन्फेक्शन ना फैला सके। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, वाइट प्लास्टिक कंटेनर अलग तरीके का है। तो इसके लिए इसके नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पे शार्प पिट, तो इसका एक अलग तरीके का पिट यूज किया जाता है जहाँ पे सिर्फ शार्प्स जो है, मतलब जो नुकीली चीजें हैं, सिर्फ वही वहां पे अलग से फेंकी जाती है और उसमें कोई चीज नहीं फेंका जाता अलग तरीके से। और इसमें जो लिखा हुआ है देखिए आप, इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स में सिरिंजेस, ग्लव्स एंड प्लास्टिक वेस्ट और जो शार्प्स हैं इन सबको पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है 1% क्लोरीन सॉल्यूशन से। तो फेंकने से पहले भी, इससे पहले भी हम लोग पहले इसको डिसइंफेक्ट करते हैं, उसके बाद ही इसको डिस्पोज करते हैं। तो विदाउट डिसइंफेक्शन ऑफ 1% क्लोरीन सॉल्यूशन इसको नहीं डिस्पोज किया जाएगा, ताकि कोई भी ऐसा चांस ही ना रहे कि इसकी इन्फेक्शन फैल सके बाद में, इस वजह से। और अकॉर्डिंगली नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्टेड। तो जो नॉन इन्फेक्टेड मटेरियल है, ठीक है, नॉन इन्फेक्टेड मतलब उसमें इन्फेक्शन नहीं है लेकिन हो सकता है किसी और टाइप का, जैसे मेडिसिन है वो है, तो वो खुद से तो उनसे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, लेकिन वो अगर गलती से पानी में मिक्स हो गया या फिर किसी तरह से आपने इंजेस्ट कर लिया फिर किसी तरह से, तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए उनको ब्लैक में रखा जाता है। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग जो है, एनी टाइप ऑफ ड्रग्स विच कैन ऑल्टर योर सेल सिस्टम, दैट इज साइटोटॉक्सिक ड्रग, जो कि आपके सेल को किल कर सकता है फिर ऑल्टर कर सकता है, उसको साइटोटॉक्सिक ड्रग बोलते हैं। और केमिकल वेस्ट जो है वो ब्लैक कंटेनर में जाता है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर सिक्योर्ड लैंड फिलिंग में इसको दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका नीडल्स टू बी डिस्ट्रॉयड इन नीडल डिस्ट्रॉयर। तो जो नीडल्स का पार्ट है, जो कि ये ब्लू वाला पार्ट है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसको पहले डिसइंफेक्ट किया जाएगा 1% क्लोरीन सॉल्यूशन से, फिर म्यूटिलेट मतलब है इसको तोड़ दिया जाएगा या फिर फाड़ दिया जाएगा, फिर जो भी तरीका है उस तरीके से यूज उसको करा जाएगा। तो नीडल्स को जैसे है नीडल डिस्ट्रॉयर, मतलब उसका जो उसका जो नुकीलापन है, उसका नीडल जो है उसको तोड़ दिया जाता है, तो म्यूटिलेट करके रिसाइकलर में डाल दिया जाता है। उसको मेल्ट करके मे बी नीडल का जो वो है उसको डिसइंफेक्ट करके तोड़ के उसके बाद में उसको मे बी रिसाइकल करा जाए, क्योंकि मेटल है, बाद में मे बी उसको पिघला के दोबारा यूज किया जाए इस तरीके से, इसलिए रिसाइकलर लिखा हुआ है वहां पे।
उसके बाद है सिरिंजेस इन हाइपो सॉल्यूशन बिफोर सेग्रीगेशन। पहले ही सिरिंजेस को हाइपो सॉल्यूशन, दैट इज आपका जो आपका जो क्लोरीन सॉल्यूशन है उसमें सेग्रीगेट करने से पहले इसको डुबो के उसको पहले डिसइंफेक्ट करके फिर सेग्रीगेट करना पड़ता है। रिसाइक्लेबल वेस्ट जो है वो रेड और ब्लू बैग में जाएगा, तो अकॉर्डिंगली रेड या फिर ब्लू बैग में। तो इसका जो यहाँ पे जो ये डायग्राम है, एक बार आप अगर इसको बाद में अगर स्टडी करोगे तो आपको एक छोटा मोटा आइडिया हो जाएगी कौन सा कहाँ जाएगा, तो आपको सारा टाइम ही इसको याद रहेगा कि कौन सा वेस्ट किधर जाता है अकॉर्डिंगली। तो इसका पिछले वाला जो मैंने पीपीटी शेयर किया था उसमें जो एक टेबल है उसमें आपका पर्टिकुलर एक ही टेबल के अंदर डिस्पोजल टेक्निक एज वेल एज आपका कौन से बिन या कौन से बैग में जाएगा वो भी मेंशन है। तो एक बार आप उस पर्टिकुलर टेबल को स्टडी कर दीजिएगा। अगर किसी को नहीं पता कि कहाँ पे है पीपीटी, तो आपका जो ग्रुप में लिंक दिया हुआ है उसी लिंक में आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के फोल्डर में आपको पीपीटी मिल जाएगी लास्ट 2 क्लास की, और 3rd क्लास का आज मैं अपलोड कर दूंगा। अकॉर्डिंगली नेक्स्ट पार्ट इज सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट में कौन से स्टेप्स आते हैं, तो वो पढ़ेंगे अभी। तो नो व्हाट हजार्ड्स यू हैव। सबसे पहली बात है कि कोई भी जो वेस्ट है जो कि हजार्डस है, डेंजरस है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि उससे क्या हो सकता है। तो हमेशा हमको पता चलना चाहिए कि जो वेस्ट भी हम दे रहे हैं उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऑब्वियसली वी शुड नो अबाउट इट। परचेज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी नीडेड एंड डोंट परचेज हजार्डस मटेरियल्स इफ सेफ ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट। सो ऐसा ही बोला गया है कि आप कोई भी चीज ज्यादा मत खरीदिए, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में लिखी रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हजार्डस मटेरियल जो है, जो कि मे बी आपकी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, वो तो स्पेशली आपको स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में रखना चाहिए, क्योंकि हजार्डस मटेरियल या फिर डेंजरस मटेरियल जो कि लीकेज हो सकती है, अगर वो रखा रखा रह गया तो हो सकता है कि वहां से बाद में वो रॉट होने के बाद या फिर कोई भी कारण से सड़ जाने के बाद वो और प्रॉब्लम फैला सके। तो आपने स्टोर तो करके रखा है लेकिन वो सड़ने की वजह से और प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है। तो इससे बढ़िया यही है कि जो चीज ससेप्टेबल है, आपको लग रही है जिसकी वजह से कोई डेंजर हो सकता है, हैजार्डस मटेरियल है वो, तो उसको पहले से ही आप स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में ही खरीदिए। और स्पेशली हैजार्डस मटेरियल का अगर कोई सेफ ऑल्टरनेटिव है जो कि इको फ्रेंडली हो, आप वो यूज कीजिए। रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ वेस्ट टू बी सेंट फॉर ट्रीटमेंट। तो नॉर्मली आपका जो मैनेजमेंट है हैजार्डस वेस्ट का, हमको मेक श्योर करना चाहिए कि हम लोग जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके इस तरीके से करें कि ज्यादातर वेस्ट जो है हम उसको रिसाइकल कर पाए, रीयूज कर पाए, या फिर उसको ऑटोक्लेव में लाके उसको दोबारा कर सके यूज, और ट्रीटमेंट से जाने से पहले उसको रिड्यूस कर दे वेस्ट को। जैसे ट्रीटमेंट में जाएगा तो हम लोग अगर इंसिनरेटर में वेस्ट को जला देंगे तो ऐश बचा रहेगा, तो ऐश इज मच इजियर टू डिस्पोज रेदर देन डिस्पोजिंग द होल पार्ट विच इज बिफोर द ऐश। तो कोई भी चीज है उसको पहले अगर हम लोग जला के उसको ऐश में कन्वर्ट कर देते तो बाद में ट्रीटमेंट करना उसका इजी है, डिस्पोज करना उसका इजी है। तो जितना भी वेस्ट रिडक्शन हम लोग कर सके वो वेस्ट रिडक्शन करने के लिए बोला गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्पोजल। तो ये ऑब्वियसली हम लोगों को पता ही है कि अलग अलग टाइप का वेस्ट जो है उसको अलग अलग तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है या फिर करना पड़ता है। तो ये चीज हम लोगों को हमेशा मैनेज करने से पहले याद रखनी चाहिए। बैग्स एंड कंटेनर्स फॉर डिस्पोजल शुड बी प्लेस्ड वेयर दे कैन बी इजीली एक्सेस्ड। हाँ, तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑब्वियसली हम लोगों को जो गार्बेज बिन्स है, कंटेनर्स है, वो ऐसी जगह पे रखनी चाहिए जहाँ पे लोगों को दिख जाए। अगर नहीं दिखेगी तो जल्दबाजी में या फिर हो सकता है ड्यू टू वेरी मच टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल, सामने नहीं दिखा हमने ऐसे ही फेंक दिया कि हाँ बाद में कर लेंगे। यही बाद में करने का जो सिस्टम है इसकी वजह से ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। यहाँ की चीज वहां हो जाती है, जो चीज जहाँ नहीं होनी चाहिए वो वहां चली जाती है, जो इन्फेक्शन जहाँ पे नहीं फैलना चाहिए वहां इन्फेक्शन फैल जाता है। तो इसकी वजह से ही जो बैग कंटेनर हम डिस्पोजल के लिए यूज कर रहे हैं वो इजीली एक्सेसिबल जगह पे सामने रखी रहनी चाहिए, ताकि इमीडिएटली आपको जो भी डिस्पोज करना पड़े वो साथ ही साथ आप कर सको। लिमिट यूज एंड एक्सेस टू ट्रेन पर्सन विद पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर। तो जो भी स्टाफ है विच डील्स विद सैनिटेशन, विद डील्स विद डिस्पोजल, डील्स विद ट्रांसपोर्टेशन, हम लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि जितना भी डिस्पोजल हो रहा है वेस्ट का वो उन्हीं के पास जाए। मतलब कोई भी अनट्रेन्ड आदमी कोई भी खाली हाथ में आ गया ऐसे ही और बोलता है नहीं मैं उठा के लेके फेंक देता हूँ जाके, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैट मेक्स
मेक्स हिम ससेप्टेबल टू द डेंजर ऑल्सो एज वेल एज उससे भी किसी और को फैल सकता है और वो गलत तरीके से उसको डिस्पोज कर सकता है, गलत जगह पे कर सकता है, या फिर हो सकता है उसने गिरा दिया उसको, तो ये तो उसको नहीं पता है कि किस तरीके से डिस्पोज करना है और क्या कहाँ पे करना है। तो मेक श्योर कि जो भी ट्रेन्ड पर्सन है वही इस चीज को यहाँ से वहां लेके जाए, ताकि इट्स मेक श्योर दैट कि किसी भी गलत तरीके से ये डिस्पोजल ना हो चीज। नेक्स्ट इज लेबलिंग। तो लेबल जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने मान लीजिए येलो बैग रखा है, अब येलो बैग में दो अलग अलग चीजें हो सकती है, जो मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर रहा था कि ब्लू बैग मान लीजिए, ब्लू बैग में बोल रहा है दो तीन टाइप की चीजें रख रहे हैं आप। अगर दो तीन टाइप की चीजें रख रहे हो तो फिर भी तो हमको पता रहना चाहिए कि इसमें क्या है या फिर क्या नहीं है। तो ये लेबल्स कुछ हैं जो कि यूज होते हैं। तो इसमें आपका लेबलिंग में आता है GHS01 दैट इज एक्सप्लोसिव, एनी टाइप ऑफ मटेरियल विच कैन एक्सप्लोड। मान लीजिए कोई गैशियस है या फिर कोई भी ऐसा केमिकल है जो कि एक्सप्लोड हो सकता है, उस टाइप की चीज। फ्लेमेबल, एनीथिंग विच कैन कैच फायर, कोई भी ऐसी चीज जो कि फायर जिसके बेसिस पे मतलब उस पर आग बहुत इजीली लग जाएगी। मान लीजिए केरोसिन है, पेट्रोल है, या फिर कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उस तरीके से। ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग वो है कि जो मान लीजिए आप अगर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन इट कैचेस फायर। तो बेसिकली हम लोगों को ऐसी जो चीज ऑलरेडी एक कंटेनर में है वो किसी भी तरह से आपका एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही वो मे बी फट सकता है, फिर आग लग सकती है उसमें। GHS04 दैट इज गैस अंडर प्रेशर। CNG हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो अगर कोई किसी कंटेनर में वो है तो मेक श्योर वी लेबल इट विद दिस GHS04। GHS05 दैट इज कोरोसिव, कोरोसिव वो है जो आपको बर्न्स कर सकता है, एसिड टाइप का कुछ है, बेसिक सॉल्यूशन है, जो कि मे बी अगर आपके स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो इट कैन कॉज बर्न्स, इट कैन कॉज रैशेस, इट कैन कॉज इचेस, मतलब बेसिकली आपके स्किन को कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक्यूट टॉक्सिक, एक्यूट टॉक्सिक मतलब है जो इमीडिएटली आपके लिए बहुत हानिकारक हो, टॉक्सिक हो, मे बी इट कैन कॉज इन्फेक्शन, मे बी इट कैन कॉज पॉइजनिंग, इस तरीके से। तो अगर उसमें ऐसी कोई चीज है जो कि इनहेल करने से, इंजेस्ट करने से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, that is acute toxic and therefore that could be labeled with this particular sticker. Next is harmful irritant skin sensitizer। ऐसी कोई भी चीज जो आपके स्किन के ऊपर गिरने से आपको इरिटेशन फील करा सकती है, इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, स्किन के ऊपर रैशेस हो सकते हैं, वो टाइप की चीज। कार्सिनोजेन, जर्म सेल म्यूटाजेन, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन, ऐसी कोई भी चीज जो कैंसर आपको कैंसर मे बी आपको कैंसर करवा सकती है, या फिर जर्म सेल म्यूटेजन, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भी मान लीजिए कोविड-19 का जो वायरस है वो जर्म सेल म्यूटेजन में आता है, क्योंकि वो आपका सबसे पहले जर्म्स में वायरस है और सेल म्यूटेजन मतलब म्यूटेट होता रहता है। तो इस तरीके से चीज, अगर ऐसी कोई भी चीज है जिसमें वायरस था या फिर वायरस वायरस उसमें आपने अगर रिसर्च किया या कुछ, तो वो अलग तरीके से आपको सेग्रीगेट करके लेबल करना पड़ेगा। और रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन, एनीथिंग विच इज वेरी मच इन्फेक्शियस टू अ, इन्फेक्शियस नहीं, हार्मफुल टू अ रिप्रोडक्टिव पर्सपेक्टिव, मतलब कोई भी प्रेग्नेंट औरत है अगर वो आसपास उस पर्टिकुलर वेस्ट के पास जाती है तो उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। मे बी नॉर्मल आदमी के लिए ना हो, बट रिप्रोडक्ट जिनको जो प्रेग्नेंट है उनके लिए हो सकता है। तो ये चीज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए GHS08 के अंदर कार्सिनोजेन, जर्म सेल म्यूटेशन और रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन दिया गया हुआ है। GHS09 दैट इज हैजार्डस टू द एक्वाटिक एनवायरनमेंट। अब ऐसी कोई भी चीज जो कि पानी में फेंकने से पानी पॉल्यूट होगा, या फिर वहां का जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो जाएगा, या फिर बायोलॉजी वहां का जो बायोलॉजिकल इकोसिस्टम है वो खराब हो जाएगा, वो अलग तरीके से आपको लेबल करना पड़ेगा। तो ये दीज आर सम लेबल्स दैट इज, इन लेबल्स का यूज होता है टू मेक श्योर दैट जो वेस्ट है अगर आपने डिस्पोज करा है, फिर कलेक्ट किया है, सेग्रीगेट करा भी है, तो उसके बाद भी अगर उसमें अगर हम लोग लेबल कर देते हैं तो पता चल जाता है कि अगर कोई रिस्क है तो किस चीज का रिस्क है अंदर। इसके अलावा ऑल बैग्स व्हेन फिल्ड अप टू 3/4 शुड बी रिमूव्ड, टाइड एंड लेबल्ड, वेस्ट टाइप साइट ऑफ जनरेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग कोई भी कंटेनर या बैग यूज कर रहे हैं, वी विल मेक श्योर दैट वो 3/4 भरे, तभी हम लोग उसको अलग कर दें, टाई करके उसको लेबल कर दें। उसको पूरा नहीं भरने देना है, ओवरफ्लो नहीं करने देना है। ओवरफ्लो करेंगे तो वो बल्ज हो जाएगा, ले जाते वक्त हो सकता है ओवरफ्लो होके फट जाए या वहां से निकल जाए, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा ऊपर वाला पार्ट खाली रख के 3/4 उसको खाली 1/4 उसको खाली रख के उसको रिमूव करके टाई करके लेबल करना है कि कैसा वेस्ट है और कहाँ पे होनी है जनरेशन उसकी।
और ऑल बैग्स मस्ट बी बायोडिग्रेडेबल हैविंग बायोहजार्ड साइंस। बेसिकली जितने भी बैग हैं उसके ऊपर एटलीस्ट बायोहजार्ड के साइन तो रहेंगे ही रहेंगे, और बैग्स जो है वो हमेशा बायोडिग्रेडेबल बैग ही। अल्टीमेटली हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट अगर जनरेट कर रहे हैं और उसको डिस्पोज कर रहे हैं, और मान लीजिए हमारा जो बैग है वही नहीं वही नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वही अल्टीमेट प्रॉब्लम है। तो जिस चीज से हम लोग एक्चुअली चीज को यहाँ से वहां लेके जा रहे हैं, अगर वही हार्मफुल है तो फिर क्या मतलब है? अल्टीमेटली हम तो हार्म कर ही रहे हैं एनवायरमेंट को। नेक्स्ट पार्ट इज कम्युनिकेट अबाउट वर्क प्लेस हैजार्ड्स। तो जो हमारे वर्क प्लेस में जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करेंगे, जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है वो हम लोगों को हमेशा कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मतलब ये है कि जो भी लोग सैनिटाइजेशन में काम कर रहे हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वेस्ट को यहाँ से वहां डिस्पोज कर रहे हैं, उनको उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर, उनके जॉब के रिस्क के ऊपर, उनको जो भी प्रोटेक्शन गियर दिया जाएगा उसके बारे में हमेशा उनको पहले से ही बता देना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई पर्सन कम्स टू दिस पर्टिकुलर जॉब थिंकिंग दैट इट्स अ सेफ जॉब, और यहाँ पे आके उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर वो दे अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस एंड द सीरियसनेस ऑफ दिस जॉब। बिकॉज वेस्ट डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हार्मफुल और ससेप्टेबल टू डेंजर भी है फॉर एनी पर्सन हु इज इन दिस पर्टिकुलर जॉब। बिकॉज अगर उनको नहीं पता है कि कहाँ की चीज कहाँ जानी है, या फिर उनको नहीं पता है कि कितना रिस्क है इस चीज में, तो वो इस चीज के लेके लापरवाही कर सकते हैं, और लापरवाही अगर करेंगे तो सिर्फ सभी के लिए हार्मफुल है, उनके लिए भी दूसरों के लिए भी। तो जॉब डिस्क्रिप्शन कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस रिगार्डिंग चीजें। पोस्टर्स ऑन डोर्स, किसी भी डोर के पीछे अगर मान लीजिए आपने लैब जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो CT MRI जो रूम होता है उसके बाहर पोस्टर्स लगे ही होते हैं कि अंदर रेडियो एक्टिव इमेजिंग चल रही है, अंदर रेडियो एक्टिव आपका क्या बोलते हैं रेज यूज हो रहे हैं, ये सारा आपको लिखा ही रहता है। तो पोस्टर्स अगर कहीं पे भी ऐसा कोई वेस्ट रखा हुआ है वहां पे जहाँ पे वो हार्मफुल है और कहीं पे भी स्टोरेज की हुई है, कलेक्शन करी हुई है, उसके बाहर पोस्टर्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबल्स एंड हजार्ड्स पहले ही बोल चुका हूँ, लेबल्स के बारे में कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टर्स के बारे में कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें ही उनको हमेशा ही बता देनी चाहिए पहले से ही कि कौन सा लेबल कहाँ जाएगा, किस लेबल का कितना इंपॉर्टेंस है, और कहाँ की कौन सा लेबल कहाँ लगाना है। गिव फीडबैक ऑन यूज ऑफ PPE। पीपीई जो है पीपीई जो है उसका यूज जो होगा उसके बारे में फीडबैक देना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जब भी कोई सैनिटाइजेशन वर्कर है या सैनिटरी वर्कर है, जब भी वो पीपीई किट यूज कर रहा है, तो अच्छी तरह से उनसे हम लोग फीडबैक ले लेंगे कि कोई ऐसा तो कारण नहीं है कि कोई वेस्ट उनको, मतलब कोई भी जैसे मान लीजिए करोसिव सब्सटेंस है वो पीपीटी को पेनिट्रेट करके उनके स्किन पे लग रही है, अगर वैसा है तो पीपी का जो सेफ्टी कंट्रोल है, पीपी का जो क्वालिटी है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, हमको बेटर पीपी किट्स यूज करने पड़ेंगे। तो हमेशा और अगर पीपी का जो मटेरियल है दैट इज आल्सो बीइंग सफोकेटिंग टू द पीपल हु आर टू द सैनिटरी वर्कर्स, दैट इज आल्सो अ वेरी बैड थिंग फॉर दोज हु आर इन दिस पर्टिकुलर जॉब। सो उनसे भी पूछना पड़ेगा कि पीपी में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, पीपी के थ्रू कोई वेस्ट प्रोडक्ट आपको पेनिट्रेट करके आपके स्किन पे तो नहीं लग रहा है। इस तरीके की चीजें फीडबैक लेना इंपॉर्टेंट है। रोल मॉडल सेफ यूज एंड डिस्पोजल। तो सबसे पहले उन लोगों को टीच करना ही पड़ेगा कि सेफ यूज कैसे होता है और डिस्पोज कैसे किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट पॉइंट हु इज रिस्पॉन्सिबल, हमेशा जहाँ पे भी मतलब डिस्पोज हो रहा है या फिर जहाँ पे भी सेग्रीगेट कर रहा है वहां पे वहां पे हमेशा ही एक इमरजेंसी जगह पे वहां पे एक ऐसा आदमी रहना चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको गाइड कर सके कि कहाँ पे क्या चीज है। मतलब ये ना हो कि आपको कोई डाउट्स है और आपको कोई पूछने वाला ना रहो। मतलब ये ना हो कि आप जब डिस्पोज कर रहे हो या फिर कोई भी बंदा डिस्पोज कर रहा है वेस्ट को, हमेशा उनको बताना चाहिए कि यहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो, अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये चीज यहाँ जाएगी कि नहीं जाएगी, ये वाला वेस्ट यहाँ पे डिस्पोज होगा इस कंटेनर में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप पूछ लो। पूछ के वो ऐसा कॉन्टैक्ट पॉइंट रखना चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, जो बता सके आपको कि कहाँ पे क्या होना है। 9th पॉइंट इज होल्डिंग, टेम्पररी स्टोरेज और होल्डिंग ऑफ बैग्स बिफोर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन करने से पहले आप सेपरेट एक स्टोरेज आपको बनाना चाहिए जहाँ पे आप वेस्ट को स्टोर कर रहे हो। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा 24 घंटे ही अवेलेबल रहेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा वापिस आएगा, ये सब करते करते आपको हमेशा ऐसा मेक श्योर वी स्टोर एट सम पॉइंट सम प्लेस विच इज वेल डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं या फिर जहाँ पे ऑलरेडी सारा काम या फिर जहाँ पे भीड़ हो रही है वहां से थोड़ा अलग जगह पे हम लोग ट्रांसपोर्ट करें और बैग्स में होल्ड करके रखें। नो अनट्रीटेड वेस्ट
टू बी केप्ट बियॉन्ड 48 आवर्स। कोई भी वेस्ट जो है उसको बिना ट्रीटमेंट करे 48 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है। 48 घंटे से पहले ही उसको डिस्पोज करना है, ट्रीटमेंट करना है, या फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू लैंडफिल्स या फिर जहाँ पे भी वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है वहां पे भेज देना है। एंश्योर नो बैग्स आर टॉर्न बाय डॉग्स और अदर एनिमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। काफी टाइम ऐसा होता है कि बाहर रख देते हैं, वहां पे डॉग्स आते हैं, अदर एनिमल्स आते हैं, वो इस चीज को खरोचते हैं। खरोचने के बाद उसको वो जो बैग होता है वो फट जाता है और आसपास सारी चीजें स्पिलेज हो जाती है। अगर स्पिलेज हो जाएगी तो ऑब्वियसली द होल पॉइंट ऑफ segregation, whole point of storing, whole point of controlling the infection has no totally useless, baseless. तो अल्टीमेटली हम वी शुड मेक श्योर कि आसपास कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है which can come and basically tear these bags apart, and basically उनको भी, जो डॉग्स है एनिमल्स हैं, उनको भी खतरा है इस चीज से, क्योंकि मे बी दे end up chewing up syringe, chewing a needle, जिसके बेसिस पे उनको भी हार्म हो सकता है अगर कोई विरुलेंट चीज है, वायरस है, बैक्टीरिया है जो कि सेग्रीगेट नहीं किया गया, ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, और वो उनके ऊपर लैच इन कर जाता है और वो किसी को काट देते हैं, फिर उनके थ्रू हो सकता है कि स्प्रेड हो जाए। तो ऑब्वियसली वी शुड मेक श्योर कि कोई भी एनिमल आके इस चीज को ना करे। Category of waste which requires pre-treatment should be treated at site of generation in hypo solution before discarding. Hypo solution का मतलब हम लोगों ने जो पढ़ा था, that is 1% क्लोरीन का जो सॉल्यूशन है, उससे प्री ट्रीटमेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पे जनरेट हो रहा है वेस्ट, उसी टाइम पे क्लोरीन से हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे और फिर उसको सेग्रीगेट करके रखेंगे, ताकि उसको फेंकने से पहले बेसिकली, तो ट्रांसपोर्टेशन होने से पहले, उसका कलेक्शन होने से पहले, जहाँ पे सेग्रीगेट करके अलग कर रहे हैं, साइट ऑफ जनरेशन जहाँ से वो वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसी जगह पे हम लोग उसको ट्रीटमेंट करके 1% क्लोरीन में ट्रीटमेंट करके रखेंगे। क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड शुड बी केप्ट इन रिकॉर्ड बाय जनरेटर। तो जो भी डिपार्टमेंट से वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसका जो क्वांटिटी है, उसका जितना भी क्या है, कौन सा कैटेगरी है, सब कुछ है, दैट शुड बी केप्ट इन रिकॉर्ड। अगर आज इतने केजीज ऑफ वेस्ट जनरेट हुआ है तो दैट शुड बी रिकॉर्डेड बाय द जनरेटर। जनरेटर इटसेल्फ मतलब जहाँ पे भी हो रहा है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, जो भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वाइज जनरेशन आप ट्रैक कर सकते हो और हॉस्पिटल वाइज भी ट्रैक कर सकते हो अकॉर्डिंगली, जैसे भी आपका ट्रैकिंग का सिस्टम है। तो दिस इज द होल पार्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड व्हाट वी शुड डू। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म होता है। सो आप लोग बताइए, किसी को कोई डाउट्स है तो वी कैन डिस्कस अबाउट इट। और इसके बाद एक ही लास्ट पीपीटी बची रहेगी, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपका ये सिलेबस और इसी वाला सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा बेसिकली। और उसके बाद एक लास्ट क्लास में जस्ट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंगली, कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, या फिर और आपको थोड़े बहुत और एक्सटेंडेड में नोट्स दे दूंगा। ये तो आपका जस्ट समझने के लिए है, इसके बाद आपको आंसर्स बनाने पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा एक्सटेंडेड, जहां से आप कर सकोगे। तो हम लोग जो कुछ क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं ग्रुप आपके लिंक में, वहां उसको डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत, कि इस क्वेश्चन में क्या आंसर लिख सकते हैं, कैसे स्टार्ट करना है, ताकि आप लोगों को ईजी हो, क्योंकि इससे पहले आपने फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं दिया है उस तरीके से। तो इस बार आप दोगे एग्जाम, तो वी विल अकॉर्डिंगली डिस्कस दैट। तो इसके बाद 2 क्लासेस बस होंगी इसकी, उसके बाद वी विल कंप्लीट अकॉर्डिंगली। तो बताइए, किसी को कोई डाउट है इस वाले चैप्टर के बारे में या फिर इस वाले टॉपिक के बारे में, तो प्लीज डिस्कस, feel free to discuss accordingly. No, sir, no doubts. No doubts. Anybody else? Momin, Danish, Nancy, No, sir. निखिल? ओके अच्छा, तो बाकी आप लोगों को आज सैंपल हम लोगों ने भेज दिया है ग्रुप में। वो एमएचए का है, बट चेंज सिर्फ फर्स्ट पेज का ही है। अंदर की चीजें जैसे दी हुई है, इंट्रोडक्शन, बिब्लियोग्राफी वगैरह जो है, वो आप देख लीजिएगा कैसे आप उसको करेंगे। मुमीन, आपको दिक्कत आ रही थी प्रोजेक्ट में, आपने बताया था, तो सैंपल मैंने भेज दिया है, आप देख लीजिएगा उस सैंपल को। उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक लेके चूज करके अपना बना के रखिए। और आप सिर्फ इसको सॉफ्ट कॉपी में ही रखिएगा, अभी हार्ड कॉपी किसी को प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। आप जब एग्जाम देने जाओगे तो मैं वहां पे प्रेजेंट रहूंगा, मैं वहीं से आपका उसको मतलब हम लोग हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। और जहाँ पे आप लोगों का इंटरनल्स की बात है, इंटरनल्स आप लोगों का इससे पहले हुआ है मेरे ख्याल से, राइट? एक इंटरनल हुआ। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, आप sir. लोगों का इंटरनल्स हुआ है ना ईआरपी पे मेरे ख्याल से, अभी थोड़े दिनों पहले? Yes, sir. हाँ हाँ, तो हो सकता है कि वहां जाके ऑफलाइन इंटरनल्स भी हो, तो ऐसा अलग से कुछ नहीं होगा।
जो एग्जाम्स दे रहे होगे आप उसके बाद ही वो करवा देंगे कुछ भी, अगर होगा तो। और अदरवाइज अगर आप लोगों को इंटरनल जैसे हो गया है तो नहीं भी, मे भी नहीं भी ले सकते हैं वो, तो जस्ट आई एम टेलिंग कि हो सकता है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहिएगा इस चीज को लेकर। और रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है इस बार, तो उसके बेसिस से वाइवा भी होगा, तो मेक श्योर कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो कहीं से भी छाप के ऐसे मत बनाओ कि उसके ऊपर आंसर्स ना आप दे पाओ। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाइए जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, जिसके बारे में पढ़ के आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे आप उसका आंसर दे पाओ एटलीस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर इफ एनीबडी, इफ ऑल ऑफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, देन मैं क्लोज कर दूंगा फिर क्लास को। नो क्वेश्चंस देन? नहीं सर। ओके, ठीक है, तो फिर लेट्स मीट एट नेक्स्ट क्लास। एक दो दिन बाद मैं दोबारा लूंगा आपकी 4th चैप्टर की क्लास, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करा के वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन पेपर।